एक दोस्तों, आज हम आपको 11 साल की एक खूबसूरत बच्ची और एक बूढ़े अमीर आदमी का वाकया बताने वाले हैं। बूढ़े ने 11 साल की बच्ची के साथ जो किया वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। ये कहानी निशा नाम की लड़की की है जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 28 साल की है। लेकिन यह कहानी तब की है जब निशा 11 साल की खूबसूरत बच्ची हुआ करती थी। निशा कहती है, मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अब्बा के चेहरे पर खौफ और हराज था। उस खौफ को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब्बा बार बार दरवाजे को कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते ऐसे लगता था जैसे अब्बा अपनी ताकत को आजमा रहे हैं, जैसे अब्बा जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्बा चीख कर अम्मा से बोले, इसे अंदर ले जाओ और कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। यह कहकर अब्बा ने मुझे अम्मा की तरफ उछाल दिया। अम्मा ने मुझे पकड़ा और सीधा जाकर कपड़ों वाली पेटी में छुपाकर बोली, यहां से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज बाहर ना आए वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी ही देर के बाद जूतों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई कि वाकई मेरी और अम्मा बाकी जान को खतरा है। दरवाजा टूटने की आवाज आई थी और फिर एक वहशतनाक चीख जो कि शायद अम्मा की थी। इन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे। वे हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। अम्मा ने मुझे महारत से ऐसी जगह पर छुपाया था जहां यह लोग नहीं पहुंच सके। वह लोग भूखे कुत्तों की तरह अब्बा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी निशा कहाँ है। अब्बा ने मुझे छुपा दिया था। अब्बा बोले, मैं नहीं जानता कि कहाँ है वो, तो तुम लोगों के डर से यहां से भाग गई। वह आदमी अब्बा पर दहाड़ हुए बोला, बेवकूफ मत बना मुझे बुढ़े, वह 11 साल की छोरी कहाँ जा सकती है, तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं इस टोकरी से निकल आऊं लेकिन अपने अब्बा को बचा लूं, पर मैं यह बेवकूफी नहीं कर सकती थी। जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा जी। मैं अच्छी तरह सोच सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था मगर अब्बा कुछ नहीं कर पाए थे। और फिर यह लोग वहां से चले गए। इनके जाने के कुछ लम्हों के बाद अब्बा पुरसुकून होकर बैठे। अम्मा से कहने लगे, बस वह लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र नहीं करो। उसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। ये वडेरा खुद को समझता क्या है। मैंने इसकी जड़ें ना काटी तो तुम कहना। अम्मा ये बातें सुनकर और ज्यादा रो रही थी। अम्मा को पता था कि जो भी हो रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन हम सभी खामोश थे। फिर अम्मा ने मुझे उस टोकरी से निकाला और बोली, बेटी तुझे घबराना नहीं है, हम जो कर रहे हैं तेरी हिफाजत, खुशी और भले के लिए कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे एक खूबसूरत जोड़ा पहनाया और मुझे मुंह धुलवा कर तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, हालांकि यह रात का वक्त था और रात को अम्मा मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज वह मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को जाया संभरा जाता है। मैं तैयार हो गई थी। अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया और फिर तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब्बा पुरसुकून होकर बाहर गए। दरवाजे को खोला। दरवाजे के अब्बा ने उन्हें देखकर अंदर आने को कहा। अम्मा ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। अम्मा बोली, अब तू इस चारपाई पर लेट जा और हाँ, तब तक नहीं उठना जब तक ये लोग तुम्हें कह ना दें। मैंने अम्मा से खौफजदा निगाहों से पूछा, अम्मा तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, ये क्या कर रही हो। अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल नहीं करना मेरी बेटी, बस तू जहां जा रही है तेरे भले के लिए ही भेज रहे हैं। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा। वो आदमी जो कि चारों ही नकाब पोष दे, इन्होंने चारपाई को एक एक तरफ से उठा लिया। मैं अब भी चीखना चाहती थी पर मुझे वक्त से पहले ही अकल आ गई थी। मैं जानती थी यहाँ चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। उस डेरे को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूं तो फिर मेरी जिंदगी अजीर कर दी जाएगी। दरअसल वडेरा शाही ने मुझे आज से तकरीबन 1 महीना पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी गंदी निगाहें सर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थी। मैं अपनी कद काठ में काफी अच्छी थी। मेरी उम्र 11 साल थी पर मैं 18 की लगती थी। मेरे पास आकर वह कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे हैं तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता और तुझे अपनी लौंडी। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गई। लौंडी और कनीज की बातें तो मैं कहानियों में पढ़ चुकी थी। यह आदमी क्या कह रहा है। मैंने यह बात जाकर अम्मा को बता दी तो वह भी परेशान हो गई। फिर इस चीज का नतीजा तकरीबन 1 हफ्ते बाद आया। एक शाम जबकि अम्मा, अब्बा और हम सब पुरसुकून होकर अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वडेरा शाही हमारे घर आया था। हमने उसका इस्तकबाल किया। वह मेरे बाप की उम्र का था। बस यही सोचकर मैंने वडेरा शाही के सामने चाय पानी रखा, पर उसकी नजरें कुछ और ही थी। वह अब्बा से कहने लगा, नसीन तुम मुझे अपनी बेटी दे, बले में जितनी जमीनें चाहे मुझसे ले ले अब्बा।
डेरे की बात सुनकर दंग रह गए थे और कहने लगे, वडेरा साई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो अब्बा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मान रहा है, पर उसके बेटे की उम्र भी 30 साल थी। लेकिन अब्बा उस वक्त दंग रह गए जब डेरे ने अपना रिश्ता मेरे लिए माना था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और अब्बा तो जैसे जमीन पर साख होकर रह गए। वडेरा साईं, आप ये कैसी बातें करते हो? आप भी बेटियों वाले हो। मेरी बेटी फूल सी है, इसकी तो उम्र भी अभी 11 साल है। इस बात पर वडेरा शाही डटाई से बोला, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी तो होगी, कभी इसके जवान होने में भी 5 साल ही तो बाकी है। मैं इसे फूल की तरह ही रखूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अब्बा वडेरा शाही की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, पर अब्बा ने फिर भी उसके सामने गैरत का मुजाही किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुढ़े को नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती लोगों की बेटियों पर गलत नजर रखते हुए? तुमने 3 शादियां की है, लेकिन अभी भी तुम्हारा दिल नहीं बरा। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम इसके ने पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वडेरा शाही भी गुस्से में आ गया। बोला कि तुमने दिलावर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मान रहा था, पर अब मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। यह सुनकर अब्बा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और अब्बा डर भी गए थे। अगरचे उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को यह सब अच्छा नहीं लगा। अब्बा डर भी गए थे और अम्मा को भी मोहता रहने का कह रहे थे। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हमें वडेरा शाही धमकियों देता रहा, कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बा हर बार इनकार करते रहे, पर अब गहरी सोच में गुम रहते। 2 दिन गांव से बाहर जाते और ना जाने किससे मिलते जुलते थे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को अब्बा जब भी हमारे घर आते अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि डेरे की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। तभी एक रात ये वाकया हो गया और फिर मुझे वह नकाब पोश आकर चारपाई पर उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं खामोश थी, जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद की भला ही सोचते हैं, वह कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दे। बस मैं इसी बात पर मुतमिन थी, पर वह आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्ते से घुमाते ना जाने कहां लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर झटके खा रहा था, क्योंकि पथरीले रास्तों से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर अब्बा ने मुझे इन लोगों के साथ भरोसा करके इतनी दूर कहां भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहां थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताजा दम होकर चलेंगे। उनमें से एक आदमी चिन्ह धार कर बाकी 3 पर चीखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहां बैठ सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। अरे मुन्नी, तुम परेशान ना होना, 2 आदमियों ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत और एहतराम से क्यों लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा? यह सोचे मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। इन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी, मैं भी उठकर बैठ गई थी। अब मुझे यह सब बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। मेरे अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा था, कोई तो इसमें हिकमत होगी। उन आदमी में से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद यह लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा ये लोग दरिया के किनारे मौजूद रेत पर नमाज पढ़ रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि नमाज पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते, पर मैं क्या जानती थी मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद यह लोग आए और कहने लगे कि अगर तुम यहां पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं, तुम खाओगी। मैंने नफी में सर हिला दिया। अगरचे यह लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा, वैसे तो इस खानदान की इतनी तारीफें नहीं होती, ये लोग बहुत खुददार हैं। मैंने इनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल तकरीबन 10 मिनट के बाद वह चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। तब तो मुझे आदत हो गई थी, मैं भी लेट गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को भज कर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहां से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही यह लोग दूसरे सब्जा जार पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज रोशनी में गांव बहुत दूर रह गया था। सारा नजर आ रहा था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नरम आगोश याद आ रही थी। दरियाई रास्तों पहाड़ों से गुजरती हुई मैं जिस जगह पहुंची थी वह बहुत ही अलग और पुरसुकून सी थी।
एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर रोशनी से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर सा बरपा हुआ। छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी। यह तकरीबन 3-4 थी। इनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र रसीदा औरत भी आ गई, जो तकरीबन उम्र में 40 साल की लगती थी। इसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, मुबारक हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक इंसान है। यह कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा उस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था यह मैं नहीं जानती, और कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है एक बहुत ही आला नस्बे इंसान से। अब जो भी तुम्हें कहा जाए उस पर सर हिला देना है। मुझे अजीब तो लगा था, पर फिर भी मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगना था, बुरा भी, और मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठा दिया गया, पढ़ाया गया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वह कौन है, मुझसे क्या चाहता है, और क्यों एक आम झोपड़ी में रहने वाली लड़की से इस शानदार हवेली में निकाह करना चाहेगा। मेरा निकाह कर दिया गया, और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। बोली कि तुम इस पर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं उस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा, और फिर धमाकेदार आवाजें आने लगी। लगता था जैसे 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो। वह औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, यह बाहर मर्दों का काम है, वह देख लेंगे। वह औरत मुझे समझा रही थी, और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तसव्वुर कर रही थी। पर अब तुम एक बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो, जो कि आला नस्बे ताल्लुक रखता है। बेटी, यह कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथी हूं, कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा, मैं सो गई। सुबह उठी तो वह औरत वहां पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी कि चलो, तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए हैं, वह तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, पर तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर गई। अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे, उनका सर झुका था, पर वो बहुत बहुत मुतमिन थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर इतना तो मालूम है, मुझे मान है मुझे अपनी बेटी पर कि मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बेटी, जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ, तुमने लोहा था वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्को नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इतना मान रखोगी। मैं अब्बा के पास बैठी थी। अब्बा मुझे प्यार किए जा रहे थे, कभी मेरे सर पर दिलासा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा देते। मैंने कहा, अब्बा ये कौन है जिनके साथ मेरी शादी हुई है? अब्बा बोले, तुम जैसी बेटी कम लोगों ही को मिलती है जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी शादी हुई किससे है। अब्बा बोले कि बस बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका नाम आजम है, और वो वाकई एक अजीब इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। अब्बा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा। वरेरा जो तुम्हारी तलब कर रहा था इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था, कह रहा था कि तुम जहां भी होगी वो तुम्हें धरती से खोद कर निकालेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डेरे की तबीयत आजम खान ने साफ कर दी है, अब वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। आजम खान के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो, क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। आजम खान कौन है? अब्बा, मैंने पूछा, बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम अपने शौहर को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। अब इतना बड़ा वडेरा जाहिर है कोई बूढ़ा ही होगा। मैंने दिल में सोचा। मेरा दिल बुझ गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। जानती हूं अब्बा, तुमने भी शायद मुझे अपने फायदे के लिए बेच दिया है। मैंने दिल में तो यही कहा, पर मैं बाहर से खामोश रही, किसी किस्म के दुख का इजहार नहीं किया। अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा हवेली से चले गए थे। वह औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर गुसल खाने में नहा लो, तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें उरूसी जोड़े पहनाना है। औरत की ही बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आएगा, सो तुम्हें तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वह मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजा संवार लिया था, पर मैं थी तो बच्ची ही, मुझ में वक्त से पहले अक्ल आ चुकी थी। मैं तैयार थी, तभी पर्दा खुला। मेरा शौहर जब मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। वह तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, लेकिन वो कड़ियल जवान मालूम होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया।
आजम आपका नाम है, मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। हाँ, और तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम पर फक्र है। तुम बहुत ही ज्यादा खानदानी लड़की हो, मेरी नस्ल को तुम ही चला सकती हो। मैं उस नौजवान की अक्ल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जब बातें की वह तुम्हें सुनती ही रह गई। बोला कि तुम यह मत समझो कि हमारी उम्र बहुत कम है। यह आजकल के जमाने के लोग हैं जिन्होंने 20-30 साल तक अपनी जिंदगी ही नहीं शुरू करना होती। तुमने नहीं देखा, पुराने जमाने में लोग 10 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे करते थे। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं इस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्र में हुई तो अच्छा है, मुझे जिंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने शौहर के साथ बड़ी होंगी। उस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मैं उसी के साथ रहूंगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी, हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से ज्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझे बताई, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई पर मैं खामोश रही। बोला कि मेरी पहले भी एक बीवी थी पर वह फौत हो चुकी है। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। मेरी वह बीवी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई और फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी आला नस्ल में करूंगा। वह एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हारे बच्चों की परवाह भी करेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान हो गई। फिर मुझे पता चला कि अब्बा का ताल्लुक एक आला नस्ल से था। अब्बा के खानदान की पहले भी बहुत कदर थी पर अब्बा ने अपनी मर्जी की शादी करके खुद को कहीं और गुम कर लिया था। तभी ये लोग उनसे नाराज हो गए। पर मेरी माँ भी आला नस्ल ही की थी। मसला सिर्फ दुश्मनी का था जिस वजह से मेरे अब्बा को इन लोगों ने नाराज होकर अपने से अलग कर दिया था। पर जाहिर है ये लोग कैसे बर्दाश्त करते कि इनका खून वेडेड़े के हाथों का खिलौना बने। तभी नवाब साहिब ने बवत मेरी शादी का ऐलान करके मुझे तबाही से बचा लिया। आज 28 साल की उम्र में मुझे लगता है मैंने जैसे वक्त से पहले ही जिंदगी जी ली। मुझे अपने और अपने अब्बा के फैसले पर कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।